अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। आपका और हमारा प्यारा चैनल ज़ियाउल हक केमिस्ट्री कोचिंग। तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस पर इंतहाई अच्छी अच्छी और कंप्रीहेंसिव वीडियोस मिल रही हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो वोल्टेज गैल्वानिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। उसके अंदर डैनियल सेल की एग्जांपल के साथ उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज उसके अगेंस्ट उसका अपोनेंट जो सेल है, टोटल उसके अपोनेंट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम डिस्कस करेंगे जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास सेल वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होता है। अब अगर हम वर्ड्स पर गौर करें, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब तोड़ना, किसी चीज को केमिकल कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर उसे तोड़ना। तो बेटा जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव खासियती, किसी चीज को डिस्क्रिप्शन को जस्ट बयान करना डिस्क्रिप्शन को, कि कोई बयान है, कोई प्रोसेस है, उसको बयान करना। और जो क्वांटिटेटिव होता है इसको हम मिकदारी कहते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन जो बयान होगा वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट के लिहाज से बयान करना। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि NaCl कंपाउंड, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, ये टूटता है सोडियम पॉजिटिव में और क्लोराइड नेगेटिव में। ये इसका क्वालिटेटिव खासियती आपने बयान दिया है कि NaCl में इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, वो सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड में टूट गया। लेकिन अगर इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट बयान करें कि 1 मोल सोडियम लिया, 1 मोल सोडियम पॉजिटिव आयन और 1 मोल नेगेटिव क्लोराइड में टूटा, और फ्राडेज लॉ लगाए। क्या लगाए? फ्राडेज लॉ। फ्राडेज जो कैलकुलेशन होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, वो क्वांटिटेटिव होता है। तो हम इस लेक्चर में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के तहत क्वालिटेटिव एनालिसिस में चलेंगे कि डिस्क्रिप्शन करेंगे, चीजों को तोड़ेंगे, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो ये थे इलेक्ट्रोलिसिस के दो एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जस्ट आप डिस्क्रिप्शन करते हैं, बयान करते हैं प्रोसेस को, डिस्क्रिप्शन। और जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें बताते हैं कि कितनी चीज आपने ली है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कितनी गुजारी है, कितनी अमाउंट में वो आगे टूटी है, पूरी मिकदार, पूरी क्वांटिटी को आपने डिस्क्राइब करना होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के तहत इस लेक्चर को आगे हमने बढ़ाना है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अच्छा जी, अब जैसा कि आप नेम ही से देख चुके हो कि इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब तोड़ना, किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर उसे तोड़ना। ये बिल्कुल उसी तरह है जी जिस तरह आपके पास प्रोलाइसिस, प्रो का मतलब होता है हीट, लाइसिस तोड़ना, किसी चीज में हीट गुजार कर उस कंपाउंड को ब्रेक करना, तोड़ना। इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक है, जिस तरह प्रोलाइसिस में प्रो का मतलब हीट, लाइसिस तोड़ना, किसी चीज में हीट गुजार कर उसे तोड़ना। इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक है, किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर उसे तोड़ना जी। अब जरा गौर करें प्यारे बच्चों, पिछले प्रीवियस सेल में हमने पढ़ा था वोल्टिक गैल्वानिक सेल। ये सेल बिल्कुल उसके उल्ट है। आज हम इसका पहले मुवाजना कर लेते हैं, दोनों का अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो डिस्कस करते हैं जी। अब डिफरेंस
between galvanic cell and electrolytic cell. जी, हम दो पोर्शन करते हैं। यहां पर आपके पास गलवानिक सेल और इधर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता है कि गलवानिक सेल के 3 नाम होते हैं, गलवानिक सेल, वोल्टिक सेल और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जी, हमने पढ़ा था गलवानिक सेल में जब हम दो मेटल को मिलाते हैं, जो ज्यादा ऑक्सीडेटिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो एनोड बनती है, जो कम रिएक्टिव होती है वो क्या बनती है, कैथोड। जरा गौर करें, कल हमने जब जिंक को कॉपर के साथ मिलाया था तो हमने कहा था कि जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसे ही है ना कि जिंक की ऑक्सीडेशन पावर, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए जिंक एनोड बनी थी। और कॉपर की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पावर कम होती है, इसलिए ये कैथोड बनी थी। और इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है वो एनोड से कैथोड की तरफ गए थे। और इसमें ये प्रोसेस स्पोंटेनियस होता है, इसमें स्पोंटेनियस प्रोसेस होता है, इसमें किसी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं होती। जैसे ये तुम दो मेटल, डिफरेंट मेटल को आपस में जोड़ते हो, उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव, जो ज्यादा ऑक्सीडेटिव होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ताकत ज्यादा होती है, वो फौरन एनोड बन जाती है। जिसमें कम होती है वो कैथोड बन जाती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड से कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। स्पोंटेनियस प्रोसेस टेक प्लेस होना शुरू हो जाता है। और इसी में हमें पता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी कि कंपाउंड टूटा, उसकी जो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल हुई, से उससे हमने कल बल्ब भी रोशन किया था पिछली वीडियो में। और यहां पर जो एनोड होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है, लेकिन इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन अमल होता है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और जो कैथोड था वो आपके पास पॉजिटिव था और इस पर रिडक्शन का अमल हुआ था। जिंक एनोड बना था, इसकी ऑक्सीडेशन हुई थी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड कॉपर बना था, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल टोटल इसके उल्ट होता है। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसमें आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी। यहां जैसे दो मेटल बनाई थी उसमें खुद ब खुद रिएक्शन टेक प्लेस हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस खुद ब खुद क्रिएट हो गया था, क्योंकि एक की पोटेंशियल ज्यादा थी, दूसरी की कम थी। जिंक की पोटेंशियल ज्यादा थी, कॉपर की कम थी, इसलिए फौरन इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन यहां जब आप दो इलेक्ट्रोड को मिलाएंगे वो अमूमन सेम नेचर के होंगे, मसलन ग्रेफाइट ले लें, आप प्लाटिनियम ले लें, जब दोनों को लेंगे उनकी पोटेंशियल सेम होगी, वहां प्रोसेस नहीं होगा। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर जो है पहली बात, यहां नॉन स्पोंटेनियस प्रोसेस हमने करना है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की मदद से आप करेंगे। और इसमें यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना बिहेवियर चेंज करेगी, अपनी शेप चेंज करेगी। किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। तीसरा, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हम इनोड पर पॉजिटिव चार्ज बरकरार रखते हैं और उस पर ऑक्सीडेशन का अमल करवाते हैं। और यहां पर आपके पास कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर रिडक्शन का अमल करवाते हैं। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ये दोनों सेल एक दूसरे के उल्ट होते हैं। बिल्कुल पहला प्रोसेस देखें, पहला स्टेप, इसमें जैसे दो मेटल मिलाएंगे, आपस में मिलाएंगे, जो ज्यादा पोटेंशियल रखती होगी वो एनोड बन जाएगी, जो कम रखती है वो कैथोड बन जाएगी, और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ, मोर ऑक्सीडेटिव से लेस ऑक्सीडेटिव मेटल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही मिलाएंगे ये काम शुरू हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं तकरीबन सेम नेचर के होते हैं। यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम करवाते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि इसमें दो मेटल्स, दो केमिकल आपस में डायरेक्ट होते हैं तो या इनडायरेक्ट होते हैं, तो इनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आ जाए, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बिहाफ पर काम करवा रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होता है वो एनोड बन जाता है, वो नेगेटिव होता है। और यहां पर जो हम एनोड रखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये पॉजिटिव होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, याद रखिए उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव उस पर ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर जो लेस रिएक्टिव होता है वो कैथोड बनता है, उस पर पॉजिटिव होता है। यहां पर जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम नेगेटिव को कैथोड मानते हैं और इस पर रिडक्शन अमल करवाते हैं। जी बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखें जी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं सर जी। और लिटिक का मतलब तोड़ना, किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी गुजारकर उसको तोड़ना। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये सेल हम खुद से बनाते हैं। गैल्वानिक सेल किसी भी दो डिफरेंट मेटल जो आपस में कांटेक्ट करते हैं वो खुद एस्टेब्लिश हो जाता है, ये हम खुद से बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इसको हम लिखते हैं जी, इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, लाइसिस का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, तोड़ना होता है। इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passed through electrolyte is split into its ions, positive or negative. Positive, negative ions are discharged to become neutral. Discharge का मतलब होता है, D का मतलब छोड़ देना, चार्ज को छोड़ देना, D का मतलब छोड़ना, चार्ज को छोड़ देना, या to become neutral at their electrodes, अपने मुतलका इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सुने कि जब किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में स्प्लिट कर जाता है, जिससे वो बना होता है, और आयंस उसके बाद अपने मुतलका इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाकर न्यूट्रल हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन नेगेटिव कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेट करके हो जाएगा, और नेगेटिव जो है ये एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन छोड़कर न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट कर जाता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होता है। तो ये हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं जी, इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन के एक सेल बनाकर देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए बेटा आपको एक कंटेनर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक कंटेनर की। अच्छा, जब ये आप कंटेनर लेंगे तो ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर लें। अदरवाइज अगर ये कंडक्टिंग हुआ
तो जब आप इसमें प्रोसेस करवा रहे होगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजरेगी तो ये शॉर्ट करेगा, आपको शॉर्ट लगेगी। तो मैं पहले से बता दूं, फिर बाद में ना कहना कि सर जी बताया नहीं था। ये जो कंटेनर है ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर आपने कोई कंडक्टिंग मेटल वाला कंटेनर लेकर उसके अंदर सेल बना लिया तो आपको शॉर्ट लगेगी हूं करके, और आप ठीक नहीं होगा। इसलिए आप नॉन कंडक्टिंग कंटेनर लेंगे जी। ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाएं जी। 2 इलेक्ट्रोड्स ले लें, ग्रेफाइट के ले लें या आप ले लें प्लाटिनियम के ले लें। 2 इलेक्ट्रोड्स ले लें। आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी के साथ जोड़ देना है। ये बैटरी का एनोड, ये बैटरी का कैथोड, ये आप इसको बैटरी के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज बरकरार रखेगी। ये हमारा बन गया एनोड, और बैटरी इस पर नेगेटिव चार्ज बरकरार रखेगी। ये हमारा बन गया कैथोड। ये हमारा सेल बन गया जी। आपने कंटेनर लिया, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। इस अगर मेटल है आप उसके आगे पीछे इधर मट्टी वगैरह लगा दें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगा दें, तो ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। नॉन कंडक्टर होने के बाद आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स फिट किए, प्लाटिनियम के ले लें या ग्रेफाइट के। ये 2 इलेक्ट्रोड्स आपने लगा दिए। लगाने के बाद इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इस पर बैटरी पॉजिटिव चार्ज बरकरार रखेगी, ये नोड बन गया। इस पर बैटरी नेगेटिव चार्ज बरकरार रखेगी, ये कैथोड बन गया। ये आपका सेल बन चुका है। ठीक है जी, ये नोड और कैथोड। अब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालना है। क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी? इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं वो सब्सटेंस जो अपने आयंस में टूटती है। जब उसमें से हीट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं वो अपने आयंस में टूटती है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर हम सपोज करें कि हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, हमारे पास ए बी इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बनी होती है। जब उसे हीट देते हैं तो वो अपने 2 आयंस में टूटती है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमने तोड़ना हो तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह से टूट सकता है। एक मोल्टन, उसको पिघला लें हीट देकर, और या उसको आयोनाइज कर लें किसी सॉल्वेंट में डालकर, वो उसका सॉल्यूशन बना लें। तो इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह से जी आप उसको तोड़ सकते हैं। एक मोल्टन, दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको पता होगा सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। अब मोल्टन में अगर आप डालेंगे तो NaCl, इसमें NaCl अपने 2 आयंस में टूटेगा। सिर्फ इसी के आयंस होंगे। जब आप उसको सॉल्यूशन में डालेंगे पानी में, तो पानी में ये इसके भी आयंस होंगे और वाटर के भी आयंस होंगे। और सॉल्यूशन में कैसे वो टूटता है? जब आप NaCl को पानी में डालेंगे तो NaCl को जैसे ही पानी में डालेंगे, पानी की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो पावर होती है, डाई इलेक्ट्रिक पावर, डाई इलेक्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी के आयंस के ऊपर, पानी के आपके पास OH हाइड्रोक्सिल पर नेगेटिव होता है और H पर पॉजिटिव। तो पानी के अंदर जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड डालेंगे, वो पानी के नेगेटिव सोडियम के पॉजिटिव को घेर, ये जो सोडियम क्लोराइड के सोडियम पॉजिटिव को घेर लेंगे, और पानी के H पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव को घेर लेंगे, और घेर कर इन्हें खींच कर तोड़ कर अलग कर देंगे। ये इसका टूटना आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन है। एक ये है, या इसे आप हीट देकर मोल्टन स्टेट में ले जाए, सिर्फ ये पिघल जाए। पिघलने पर इसी के आयंस होंगे सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड। पानी में हल करेंगे तो
पानी के भी आयंस वहां मौजूद होंगे और इसी के भी आयंस होंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस आप दोनों तरह से करवा सकते हो, थ्रू मोल्टन, थ्रू एक्वस मीडियम। तो जैसे पानी में डालेंगे, पानी की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक पावर, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर पानी के अमल में आएंगे। वो सल्यूट के पॉजिटिव को पानी के नेगेटिव घेर लेंगे। तो पानी की जो डाई इलेक्ट्रिक पावर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, पोलैरिटी बहुत हाई होती है, इसलिए वो सल्यूट जब पानी के अंदर आता है तो सल्यूट के पॉजिटिव को पानी के नेगेटिव ऑक्सीजन घेर लेते हैं और सल्यूट के नेगेटिव को पानी के हाइड्रोजन पॉजिटिव घेर कर फिर इन्हें तोड़ तोड़ कर अलग कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन में टूट जाता है एक्वस मीडियम में। या दूसरा, इसे मोल्ड कर लें, हीट देकर इलेक्ट्रिसिटी गुजार कर तोड़ लें तो सेल्फ इसके अपने ही आयंस होंगे, जबकि सॉल्यूशन में सल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे जी। अब हमने सपोज करेंगे मोल्टन ए की इलेक्ट्रोलाइट ए भी लिया हुआ है। जब इसको हीट देते हैं तो ये अपने आयंस में टूटता है। ए नेगेटिव इनाइन, बी पॉजिटिव केटाइन। तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस देखते हैं जी। अब जो नेगेटिव इनाइन होगा ये फौरन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनोड की तरफ भागेगा और जो पॉजिटिव आपके पास केटाइन बी होगा ये कैथोड की तरफ जाएगा, आपके पास कैथोड की तरफ। ठीक हो गया जी। अब देखें एट इनोड, इनोड पर क्या अमल होता है। इनोड पॉजिटिव है, ठीक हो गया। इस पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनोड पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वोल्टिक सेल का ये नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन का अमल होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको नजर आए नोड तो आपने वहां लिख देना है ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक नाम इसका और भी है APO, अगर आप इसको एब्रीविएशन दे लें, इनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए इनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। APO सर ये असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर नहीं यार, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं यार, कोई एब्रीविएशन नहीं, ये हमारा केमिस्ट्री का एब्रीविएशन होगा। एनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन के एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीडेशन का अमल होता है। तो ठीक है जी। इसकी तरफ कौन आया, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव ने आकर यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किए और यहां पर ये न्यूट्रल हो गया, डिस्चार्ज डू बिकम न्यूट्रल। अच्छा जी, ये आपके पास इनोड पर अमल हुआ। एट कैथोड, कैथोड पर क्या अमल होगा जी। कैथोड जैसा कि बच्चे मैं बता रहा हूं, कैथोड क्या होता है आपके पास, नेगेटिव रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको आप लिख लें, इसकी एब्रीविएशन बेशक आप बना लें CNR, कैथोड नेगेटिव रिडक्शन। CNR कैथोड नेगेटिव रिडक्शन। इसकी तरफ पॉजिटिव आएगा, इनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आ चुका होगा, इनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आ चुका होगा, ये कीटाइन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बच्चों देखें, आप पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जा रही है, केमिकल की सूरत में सेफ हो रही है न्यूट्रलाइज होकर। तो बच्चों देखें, ये आपके पास केटाइन कैथोड की तरफ आया, इलेक्ट्रॉन गेट करके ये न्यूट्रलाइज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डू बिकम न्यूट्रल। डिस्चार्ज का मतलब, डी का मतलब छोड़ रहा है ना, चार्ज को छोड़ देना, डिस्चार्ज टू बिकम न्यूट्रल। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गेट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज को ड्रॉप कर देगा। नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करके न्यूट्रल हो जाएगा, टू बिकम न्यूट्रल जी। डिस्चार्ज का मतलब समझ हो गया। अब देख लें कि आपके पास जो इनाइन होता है, ये
इनोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके डिस्चार्ज होता है टू बिकम न्यूट्रल। जो कैटायन होता है ये कैथोड की तरफ मूव करता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, जाकर गेट करके न्यूट्रल हो जाता है। तो इनोड एपीओ ए इनोड पी पॉजिटिव ओ ऑक्सीडेशन। तो इनोड पॉजिटिव, इस पर ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनाइन आकर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके डिस्चार्ज हो रहा है। एट कैथोड इसकी ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी तरफ पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन गेट करके न्यूट्रल हो जाता है। कैथोड नेगेटिव होता है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, CNR इसको याद कर लें एब्रीवेशन के तौर पर, C कैथोड, N जो नेगेटिव और रिडक्शन। ये था इलेक्ट्रोलिसिस। अब ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस की जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में से पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, वो अपने आयंस में टूट जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट जब अपने आयंस में टूटता है तो उसके आयंस अपने मुतलका इलेक्ट्रोड्स पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये अब आयंस में टूट चुका है, ये इसका नेगेटिव आयन फौरन पॉजिटिव की तरफ भागकर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका जो आपके पास पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ भागकर वहां पर इलेक्ट्रॉन गेट करके न्यूट्रल हो जाएगा। ये डेफिनेशन पूरी हो चुकी है कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंपाउंड में से गुजारते हैं वो टूटता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं अपने मुतलका इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सब्सटेंस बनती हैं, ये जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बनती हैं एनोड और कैथोड के ऊपर, ये किसी ना किसी फैक्टर पर डिपेंड करती होंगी। उन फैक्टर का हम जायजा लेते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बनने वाली जो प्रोडक्ट है डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं जी। पहला फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर बनने वाली प्रोडक्ट कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहला जी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है, मसलन NaCl है, MgBr2 है, तो जाहिर बात है यही जाकर खारिज होंगी, डिस्चार्ज होंगी अपने इलेक्ट्रोड्स पर। इनकी नेचर और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पर भी डिपेंड करेंगी। दूसरा जी दूसरा फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करते हैं वो है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। आया मोल्टन है कि सेल्फ उसी के आयंस हैं, ठीक है। दूसरा आया कि आप एक्वस या सोल्यूशन वाला मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के आयंस हैं। तीसरा जो फैक्टर जिस पर डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिपेंड करते हैं। इसमें आ जाता है आपके पास कि वो डाइल्यूट में है सॉल्यूशन में या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में है। बेटा हम नेरेस्ट इक्वेशन में जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा की जाती है तो उसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाती है, और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मिकदार कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाती है। ये नेरेस्ट इक्वेशन से हमने पढ़ा हुआ है। इसी चैप्टर में आगे नेरेस्ट इक्वेशन को डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब चौथा जिस पर ये डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किस नेचर के हैं? इलेक्ट्रोड आया इनर्ट है, इनर्ट में आपके पास प्लाटिनियम हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। ये इनके ऊपर अगर आप
इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ये किसी सूरत हिस्सा नहीं लेते, तो किसी भी रिएक्शन में इनके ऊपर जो सल्यूट है उसी के आयंस आकर डिस्चार्ज होंगे। अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जिनमें आपके पास आ जाता है आयरन, कॉपर, जिंक, एजी, तो अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी में बकाया रिएक्शन रुक जाते हैं या खुद पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। अभी इसका आगे हम पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोलिसिस में इनको देखेंगे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं तो बकाया रिएक्शन रुक जाते हैं या खुद से पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। जो प्रोडक्ट आपके पास इनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बनती हैं वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोल्टन, सिर्फ सॉल्ट को ही आपने मोल्ट किया है, पिघलाया है, तो उसके अपने सेल्फ आयंस होंगे, या उसको सोल्यूशन में लिया है जिसमें सल्यूट के भी आयंस होंगे और सॉल्वेंट के भी आयंस, चार्ज आयन होंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव आपस में कंपीट कर रहे होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, 2 पॉजिटिव आपस में कंपीट कर रहे होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास सोल्यूशन में डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तब भी इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर फर्क पड़ता है। चौथा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है, इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस होती है आपके पास सल्यूट की या जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, बकाया रिएक्शन रुक जाते हैं, ये खुद से हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। अभी इनकी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, इनर्ट के इलेक्ट्रोड के साथ भी पढ़ेंगे और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साथ भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी के रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना जरूरी होता है। क्या है? रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, के जो चीज आप बना रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उनके लिए रूल्स हैं जी, हमें रूल्स को लाजमन फॉलो करना होता है। अच्छा जी, पहला रूल्स, अगर आपको इलेक्ट्रोड्स नहीं दिया गया, कोई भी इलेक्ट्रोड्स, तो आपको कहा जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, तो आप अज्यूम करें इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम अनलेस मेंशन इलेक्ट्रोड्स, जब तक वो कोई और इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं करता और आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाने का कहा जाता है, तो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड अज्यूम करके आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं। दूसरी बात, दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं दिया जाता या मेंशन नहीं किया जाता है, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस का अमल जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड अज्यूम करके आगे प्रोसीड करेंगे जी। दूसरा ये कि आप ट्राई टू राइट, आप लिखें इनोड रिएक्शन फर्स्ट। इनोड रिएक्शन को पहले लिखने की ट्राई करेंगे। ट्राई टू राइट इनोड रिएक्शन फर्स्ट, कि आप इनोड रिएक्शन पहले लिखेंगे। तीसरा, in presence of active electrodes, all reaction stops. Active electrodes like Cu, Zn, Fe, Ag participate in reaction, ये रिएक्शन में खुद हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। तो
तमाम रिएक्शन स्टॉप कर जाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में तमाम रिएक्शन रोक दिए जाते हैं। सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसा कि कॉपर, जिंक, आयरन, एजी वगैरह हैं, इनकी मौजूदगी में ये खुद से हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जी प्रोडक्ट बनाने के लिए। पहला रूल ये है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रोड नहीं दिया गया, मेंशन नहीं किया गया, तो आप पहले अज्यूम करेंगे कि प्लाटिनियम इनर्ट इलेक्ट्रोड है या ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है, उसको अज्यूम करके अपना इलेक्ट्रोलिसिस का अमल आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आप इनोड रिएक्शन पहले लिखेंगे, कैथोड रिएक्शन बाद में। तीसरा, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आपको दे दिए गए हैं तो इनकी मौजूदगी में तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, ये खुद से हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं रिएक्शन में। इनकी मौजूदगी में इन्हीं के रिएक्शन होंगे, ये ही डिस्चार्ज होंगे इनोड और कैथोड के ऊपर। अब जिसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कितनी तरह की होती है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास दो तरह की होती है जी, एक मोल्टन और दूसरी एक्वस में। इलेक्ट्रोलिसिस जो है हमारे पास कितनी तरह की होती है? एक मोल्टन, दूसरी एक्वस। मोल्टन में बजाते खुद सेल्फ, मसलन सोडियम क्लोराइड है, इसको मेल्ट करेंगे, इसी के आयंस होंगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। एक्वस में, सॉल्यूशन में वाटर होगा और सल्यूट दोनों होगा, सॉल्यूशन इसका होगा, ये सल्यूट, ये सॉल्वेंट और ये सल्यूट, ये दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो इसमें चार आयंस होंगे, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव सॉल्वेंट के, सल्यूट के Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये अब ये OH और Cl ये नोड पर जाकर कंपीट करेंगे, ये पॉजिटिव H और पॉजिटिव सोडियम कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कंपीट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह की होती है, थ्रू मोल्टन, पहला केस 1 सेल्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस होंगे, थ्रू एक्वस जिसमें सल्यूट के भी आयंस होंगे और सॉल्वेंट के। तो बच्चों इसमें देखें कि आपके पास जो मोल्टन है इसको हम केस 1 करार दे लेते हैं, जो एक्वस वाले इलेक्ट्रोलिसिस होगी इनको हम केस 2 करार दे लेते हैं। दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस का अमल डिफरेंट हो जाएगा। मोल्टन में सिर्फ सल्यूट के आयंस होते हैं, जबकि एक्वस में सल्यूट के भी होते हैं और सॉल्वेंट के भी। दोनों के आयंस इनोड और कैथोड पर, इनोड पर दोनों के नेगेटिव कंपीट करेंगे और कैथोड पर दोनों के पॉजिटिव कंपीट करेंगे। तो हम पहले केस 1 मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। तो केस 1 मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट जैसा कि हमने अभी फैक्टर डिस्कस किया था कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये दो तरह के होते हैं, एक्वस और मोल्टन। तो इन मीडियम के अंदर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट का फैक्टर चलता है। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में चूंकि इलेक्ट्रोलाइट बजाते खुद है, सेल्फ है, इसलिए यहां पर इसकी डाइल्यूट और कंसंट्रेशन वाला असर बिल्कुल फैक्टर बेअसर होगा, क्योंकि है ही बजाते खुद, थोड़ा ले लें या ज्यादा ले लें सिर्फ इसी के आयंस होंगे। तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में ये जो फैक्टर है कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट, ये तो बिल्कुल बेमानी है। तो देखते हैं जी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड मोल्टन विद प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड, ये लाजमन लिखना है क्योंकि आपको पता है अब प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड होता तो तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाते, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं जी। आपके पास सेल होता है, इनोट
इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों को हम बैटरी से जोड़ते हैं। अब यहां पर सोडियम क्लोराइड है जी, सोडियम। अब इसमें जो सोडियम है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा और क्लोराइड जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब पहले हमने जो सोडियम क्लोराइड लिया है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारी है तो ये मोल्टन स्टेट में गया है, पिघला है। सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। एट इनोड जैसा कि आपको बताया था APO, ठीक है। तो इनोड है, पॉजिटिव रखेंगे। O ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी सर जी पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने जाना है कि ऑक्सीडेशन का इंक्रीज करना या इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, ये आपके पास कहलाता है ऑक्सीडेशन। इनोड बाद जी आपके पास क्लोराइड आएगा। क्लोराइड आकर यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके डू बिकम न्यूट्रल डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास ये दो कर ले तो ये क्लोरीन गैस खारिज हो रही होगी इसके ऊपर। अच्छा जी, एट कैथोड हमें पता है क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव है ना। तो इसको हम कहते हैं CNR, इसका एब्रिविएशन रखा है, कैथोड नेगेटिव रिडक्शन। तो कैथोड हो गया, नेगेटिव हो गया, तो आगे रिडक्शन हमें पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम इस तरह दायरे में कर लेते हैं, इसको भी दायरे में कर लेते हैं। अब इसकी तरफ आपके पास आएगा पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम और रिएक्शन लिखना चाहें तो यहां पर हमने 2 के साथ किया है, क्लोरीन खारिज करने के लिए यहां भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके 2 सोडियम आयन बना रहा होगा। आपको पता है जब मेन रिएक्शन लिखा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लिखे नहीं जाते, ये आपस में कट जाएंगे। क्लोराइड 2 सोडियम मिलकर 2NaCl बना रहे होंगे। ये जी आपके पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड के आयंस ही होते हैं, ये सेल्फ आयोनाइज हुआ होता है। तो उसमें देखें कि फिर आपके पास इनोड पॉजिटिव APO, इनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, इसकी तरफ क्लोराइड जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड जाकर अपने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके क्लोरीन गैस की सूरत में खारिज हो रहा होगा। कैथोड की तरफ सोडियम पॉजिटिव जाएगा CNR, कैथोड नेगेटिव रिडक्शन, इस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव आकर इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की, देखते हैं जी। AlCl3 लेते हैं, AlCl3। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3। अच्छा बेटा, जब आपके पास AlCl3 है तो AlCl3 किसमें टूटेगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 और 3 क्लोराइड, ये इसकी आयोनाइजेशन है। मोल्टन स्टेट में जब इसको इलेक्ट्रिसिटी में से गुजारेंगे, ये एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव और 3 क्लोराइड के आयन हमारे पास हासिल होंगे। अब ये सेल्फ है, इसी के आयन इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे
एट इनोड। इनोड जैसा कि एपीओ इनोड के लिए, इनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव है, ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां इसकी तरफ आपके पास, हमारे पास क्लोराइड आएगा, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके क्लोरीन गैस की सूरत में यहां से खारिज होगा, ठीक हो गया। एट कैथोड, कैथोड पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, तो याद रखें, इनोड हो आपके पास, पॉजिटिव लिखे, उसके सामने फॉरन ऑक्सीडेशन लिख दें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड है, नेगेटिव आ गया, रिडक्शन लिख दें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीजें आप खुद से पहले से लिख लें, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करवाते रहे। तो इसके लिए हमें पता है कि CnR का लफ्ज हमने लिया हुआ है, कैथोड नेगेटिव रिडक्शन। इसकी तरफ जी एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेट करके Al न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। अच्छा, अगर ओवरऑल रिएक्शन हमने लिखना हो तो क्लोराइड है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है। अब अगर हम 6 क्लोराइड लें, ये 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करें, ठीक है, Cl2 की सूरत में जा रहा हो तो ये आपके पास, ठीक है। अगर 2 एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेट करता है तो 2 एल्यूमिनियम कितने गेट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास 2Al। अब अगर इसको फार्मूले की सूरत में लिखें, Al2Cl3, 2AlCl3, ठीक है, तो जमा करके हम लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला बन गया, ठीक है। यहां पर तो हमने जस्ट ये बताया ना, क्लोरीन आया, आकर इसने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया और क्लोरीन गैस की सूरत में खारिज हो गया। कैथोड की तरफ पॉजिटिव एल्यूमिनियम आएगा, इलेक्ट्रॉन गेट करके ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो फार्मूला होता है AlCl3। क्या होता है, AlCl3। तो लाजमन बात है फिर हमें इस फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की स्कीम बनानी होगी कि अब आप फर्ज करें कि क्लोराइड 6 क्लोराइड अगर 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करें तो ये 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो है वो डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। अच्छा जी, अब यहां पर एल्यूमिनियम 3 गेट करता है तो 2 कितने गेट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2Al आ गया, AlCl3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फार्मूला आपके पास मेन रिएक्शन बन गया है। इसके बाद जी इलेक्ट्रोलिसिस हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स की करेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 1 जो है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें डल्यूट या कंसंट्रेशन का कोई तल्लक नहीं है, बेअसर है, क्योंकि इसमें सल्यूट ये एक है, सल्यूट कह दिया, इलेक्ट्रोलाइट ही जाते खुद है, सेल्फ है, इसके अपने आयंसी इलेक्ट्रोलिसिस में हिस्सा लेंगे। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयंसी इलेक्ट्रोलिसिस में हिस्सा लेंगे, यहां अगर कंसंट्रेशन या डल्यूट का कोई चक्कर होकर नहीं है। लेकिन केस 2 इससे डिफरेंट होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां पर आपके पास कंसंट्रेटेड और डल्यूट इलेक्ट्रोलाइट का मसला आएगा और दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल कहानी डिफरेंट होगी। देखते हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स में सल्यूट को अगर कम हल करेंगे तो डल्यूट सॉल्यूशन होगा, अगर ज्यादा हल करेंगे तो कंसंट्रेटेड। डल्यूट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डिफरेंट होगी, टोटली डिफरेंट होगी। तो हम देखते हैं जी, अभी हम अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस
with platinum electrode जी electrolysis of sodium chloride aqueous with platinum electrodes। ये आपने लाजमन लिखना है, क्योंकि जो प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलिसिस और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट हो जाती है। प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में प्लाटिनियम यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड हिस्सा नहीं लेते, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड की मौजूदगी में तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हिस्सा लेते हैं जी। अब हम प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड के साथ सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन वाली इलेक्ट्रोलिसिस करवाने लगे हैं जी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्वस विद प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड। अब जरा गौर करें बच्चों, आपके पास सोडियम क्लोराइड भी है जो अपने आयंस में टूटेगा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड में। अब यहां पर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन आपके पास पता होता है कि कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सल्यूट यहां पर NaCl है, ठीक हो गया। सॉल्वेंट यहां वाटर है, ठीक हो गया। सॉल्यूशन कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट NaCl हो गया, सॉल्वेंट वाटर हो गया। अच्छा, यहां पर हम पहले से ये लिख लें कि ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, ये आपके पास इसको ए केस करार देते हैं, कंसंट्रेटेड NaCl कंसंट्रेटेड की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। किसकी करवा रहे हैं? कंसंट्रेटेड NaCl की। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस विद प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड, उसमें जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का है। इसमें सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है। अब ये सॉल्यूशन है जी, इसमें सल्यूट के भी आयंस होंगे और सॉल्वेंट के। सल्यूट के आयंस आ गए सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोराइड, ये अपने आयंस में टूट चुका है। अब इसी तरह वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इनोड पर क्या होगा भाई? इनोड एट कैथोड केसेस यहां मोल्टन की निस्बत डिफरेंट हो गए। मोल्टन में ये था कि इनोड पर एक ही सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का अपना नेगेटिव आयन आया था, कैथोड पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का अपना पॉजिटिव आयन आया था। एक एक थे, वो इलेक्ट्रोलाइज हो गए, वो न्यूट्रल हो गए, वो डिस्चार्ज हो गए। लेकिन यहां पर केस डिफरेंट होगा। इनोड पॉजिटिव है, इसकी तरफ क्लोराइड भी भाग कर आने की कोशिश करेगा, OH भी। अब इस पर दो आयन कंपीट करेंगे, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, किसकी ऑक्सीडेशन होगी इनोड पर। इसी तरह कैथोड की तरफ H पॉजिटिव भी आने की कोशिश करेगा, सोडियम पॉजिटिव भी आने की कोशिश करेगा। अब इनमें से कौन रिड्यूस होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए दो कंपीट कर रहे हैं, क्लोराइड और OH। और इसी तरह कैथोड के ऊपर रिडक्शन के लिए ये दो कंपीट कर रहे हैं, H पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव। किसकी रिडक्शन होगी पता नहीं चल रहा। तो ये यहां पर हमें प्रीफरेंशियल डिस्चार्जिंग का पता होना चाहिए। प्रीफरेंशियल डिस्चार्जिंग के प्रीफरेंशियल डिस्चार्जिंग का मतलब एक को दूसरे के ऊपर तरजीह देनी है। और तरजीह का मतलब कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा और कौन इनमें से कौन पहले डिस्चार्ज होने की पावर रखता है या ताकत रखता है ज्यादा। प्रीफरेंशियल कौन तरजीह रखता है, कौन बर्तरी रखता है डिस्चार्ज होने की, टू बिकम न्यूट्रल की। तो टू बिकम न्यूट्रल यानी डिस्चार्ज होने की ताकत या बर्तरी कौन रखता है, इसका पता हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक स्केल है, एक पैमाना है जिस पर हाइड्रोजन की मदद से, हाइड्रोजन के स्केल के तहत दूसरे एलिमेंट या आयंस की पोटेंशियल मालूम करके इस स्केल के ऊपर उनकी पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल मोड में बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा गया है। और उस ऑर्डर से हमें पता चलता है कौन किससे ज्यादा
डिस्चार्ज होने की या ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की पावर रखता है। तो बच्चों यहां पर तो प्रॉब्लम होगी कि इनोड पर Cl ऑक्सीडाइज होगा या OH, किसकी बढ़तरी होगी, कौन डिस्चार्ज होगा, कौन डू बिकम न्यूट्रल बनेगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इस तरह कैथोड पर भी मसला खराब कि यहां पर H पॉजिटिव आकर इलेक्ट्रॉन गेट करेगा, सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेट करेगा, कोई पता नहीं। तो इसका पता हमें प्रिफरेंशियल डिस्चार्जिंग से पता चलेगा, प्रिफरेंशियल डिस्चार्जिंग कि किसको किस पर बढ़तरी, किसको किस पर तरजीह होगी और कौन बढ़तरी ले जाएगा, कौन जीत जाएगा। इस जीत का पता हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसमें हाइड्रोजन की मदद से बकाया तमाम एलिमेंट्स या दूसरे एनाइंस केटाइंस की रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करके तमाम एलिमेंट्स और आयंस की रिडक्शन पोटेंशियल को बाकायदा एक बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा गया है। और इस ऑर्डर, इस तरतीब से भी हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखता है, कौन ज्यादा रिड्यूस होने की सलाहियत रखता है। इस स्केल के ऊपर हाइड्रोजन की मदद से बकाया तमाम एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करके एक स्केल बनाया गया। उस स्केल पर बढ़ते हुए ऑर्डर में, बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल मोड के ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल को रखा गया है और इसकी मदद से पता चलता है कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज, कौन ज्यादा रिड्यूस होने की ताकत रखता है। तो देखें यहां पर आए, यहां पर हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर हम लिख लें SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर। ये जी इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज है, मैंने चंद एलिमेंट की, चंद आयन की ये लिखी हुई है। इस पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। इसमें जो यहां पर हाइड्रोजन है इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 के बराबर होती है और 0 से नीचे ये बढ़ रही है, ठीक है, और ऊपर ये कम हो रही है। अब देखें हाइड्रोजन की 0 होती है, 0 से ज्यादा हाइड्रोजन से ज्यादा आगे कॉपर की, कॉपर से ज्यादा Ag की, Ag से ज्यादा Cl की, इससे ज्यादा OH की, इससे ज्यादा NO3 की, इससे ज्यादा SO4 की, इससे ज्यादा F की। रिड्यूस होने की, इलेक्ट्रॉन गेट करने की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन से ऊपर कम जिंक की है, जिंक से कम सोडियम की, सोडियम से कम लिथियम की। अब जिस तरह ये स्केल आपके पास होता है, 0 के एक साइड पर प्लस चलते हैं, 2 3 4 5, एक साइड पर माइनस चलते हैं, -2 -3। तो ये स्केल कैसे होता है, ये स्केल ऐसे होता है, लेफ्ट से राइट बढ़ रहा होता है, ठीक है। यहां पर ये क्या होगा जी, ऊपर से नीचे की तरफ जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, ये नीचे की तरफ बढ़ रही है। आप इसमें सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की, उससे ज्यादा सोडियम की, उससे ज्यादा जिंक की, उससे ज्यादा हाइड्रोजन की, उससे ज्यादा कॉपर की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी। अब देखते हैं जी, अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमें पता है ऑक्सीडेशन के उल्ट होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के उल्ट है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रही है तो लाजमन बात है बेटा कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा हो रहेंगे। ऑक्सीडेशन जो आपके पास है किससे किसकी तरफ ज्यादा हो रही होगी, नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा हो रही होगी। कि या मैं इस तरह ऐसे लिख देता हूं कि ये आपके पास ऑक्सीडेशन नीचे से ऊपर ज्यादा हो रही है, ऑक्सीडेशन नीचे से ऊपर ज्यादा। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसकी होगी, लिथियम की, उससे कम सोडियम की। अब यूं समझ लें कि सबसे कम फ्लोरीन की, उससे ज्यादा SO4 की, इस तरह ऊपर की तरफ जाएंगे सबसे ज्यादा
लिथियम की। अब ये हमें पता चल गया है जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मोड का ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर हाइड्रोजन की मदद से रिडक्शन पोटेंशियल को मालूम करके बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा गया है, और इस पर हमें पता चल सकेगा कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखता है और कौन ज्यादा रिड्यूस होने की सलाहियत रखता है। इसमें इस स्केल के ऊपर से नीचे रिडक्शन मोड में इजाफा होता है, नीचे से ऊपर ऑक्सीडेशन मोड में इजाफा होता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के उल्ट होते हैं जी। अब बताएं जी, अब Cl और OH को देखकर, इससे पहले हम लिख लेते हैं जी इनोड क्या होता है बच्चों, इनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक हो गया। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो दो आयन्स यहां मौजूद हैं, उनमें से कौन ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं Cl और OH, ऑक्सीडेशन होनी है तो लाजमन बात है ऊपर नीचे से ऊपर ऑक्सीडेशन में इजाफा हो रहा है, तो जो अपर होगा वो ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखेगा। क्लियर हो गया। जरा सुने, इनोड है, इनोड पर क्या होगी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दो आयंस में तलाश करना है कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखेगा। तो देखे ऑक्सीडेशन नीचे से ऊपर बढ़ रही है ना, तो यहां पर Cl और OH है, जो अपर होगा उसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा है होगी, लाजमन बात है, और वो ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखेगा। Cl ऊपर है, ये ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत रखेगा। अब रिडक्शन का नोट कर ले। रिडक्शन आपके पास सॉरी किथोड पर बच्चों क्या होगा, रिडक्शन लोअर में लिख देता हूं, क्यों भाई, रिडक्शन ऊपर से नीचे कम हो रही है। अब देखना चाहते हैं कि कौन रिड्यूस होने की सलाहियत रखेगा। H पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव है, तो ऊपर से नीचे रिडक्शन में इजाफा हो रहा है, तो नीचे वाले की रिडक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा होगी। ये हाइड्रोजन है, सोडियम ऊपर है, तो इसलिए सोडियम रिड्यूस होगा। अगर कैथोड देखना हो जिस पर रिडक्शन होनी है, तो फिर आप देखेंगे कि जो लोअर है नीचे है उसकी रिडक्शन पावर ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा रिड्यूस होने की ताकत रखेगा। इसी तरह मैं कह देता हूं मसलन जिंक और कॉपर है, तो कॉपर की रिडक्शन पावर ज्यादा होगी क्योंकि ये नीचे है, ये रिड्यूस होने की ताकत रखता है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो उल्ट केस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल नीचे से ऊपर इजाफा हो रहा है, नीचे से ऊपर, ये ऑक्सीडेशन मोड में देखना है। अगर आपने देखना है रिडक्शन मोड में, तो ये ऊपर से नीचे हो रहा है। अब हम अपने केस की तरफ आते हैं। एट इनोड पर क्लोरीन और OH हैं, तो जाहिर बात है इनोड पर क्या होनी है ऑक्सीडेशन मोड जो है वो नीचे से ऊपर में इजाफा हो रहा है। अब हमने देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, जो ऊपर होगा। Cl और OH में जो ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ताकत ज्यादा रखता होगा। तो ये पढ़े हैं जी OH और Cl, तो ये Cl आपके पास होगा, इसमें ताकत ज्यादा होगी। अब इसी तरह कैथोड पर आ जाए, तो अब हम यहां अंडरलाइन कर लेते हैं Cl होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम कैथोड पर आ जाए, कैथोड पर H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव है, तो कैथोड पर चूंकि रिडक्शन होनी है और रिडक्शन नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा होती है, जो नीचे वाला होगा उसकी रिडक्शन पावर ज्यादा होगी। तो देखें यहां हाइड्रोजन है और यहां सोडियम है, तो हाइड्रोजन नीचे है, इसकी रिडक्शन पावर ज्यादा है, रिड्यूस ज्यादा होगा, तो H पॉजिटिव होगा, ये रिड्यूस होगा। अब इनके हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं जी। तो प्रीफरेंशियल डिस्चार्जिंग, तरजीह के कौन किससे ज्यादा बढ़ती है, कौन किससे ज्यादा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। ये आपको कुछ आयंस होंगे बेटा, ये याद करनी होगी, याद करेंगे तो आपको इसका पता होगा, आप डिस्चार्ज करवा सकेंगे, अगर नहीं तो नहीं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी होगी, और चंद आयन या चंद एलिमेंट को याद कर लेते हैं जो कोर्सेज के अंदर होते हैं, तो उनसे आप काम चला सकते हैं। अब आप हमारे पास तो एट इनोड APO, इनोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव हो गया, ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर अब इनोड की तरफ हमें पता चल गया है कि जो क्लोरीन है ये आपके पास हाइड्रोक्सिल से ज्यादा पावर रखता है ऑक्सीडाइज होने की। अभी हम देख के हटे हैं। तो क्लोरीन आकर यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगी, क्लोरीन खारिज हो रही होगी। एट कैथोड नेगेटिव, इसको CNR हम बोलते हैं। किस तरह? कैथोड नेगेटिव रिडक्शन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको दायरे में लिख लें, इसको बेशक दायरे में लिख लें। यहां पर आपके पास हम पढ़ के हटे हैं कि ऊपर से नीचे रिडक्शन H की पावर ज्यादा है देन सोडियम, तो यहां पर H पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेट करके हाइड्रोजन की सूरत में खारिज हो रहा होगा। ठीक है, अब इसका अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो जमा करके लिखते हैं बेटा। देखें, 2 क्लोराइड्स 2H पॉजिटिव, क्लोराइड ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस की सूरत में चले गए, हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस की सूरत में चले गए, और वापस जो आपके पास पीछे जो बचे हैं वो सोडियम और हाइड्रोक्सिल के आयन है, 2NaOH बचे हैं। तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि कास्टनर सेल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें हम सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसको ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। तो कास्टनर सेल के अंदर होता है। इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, क्लोराइड ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस की सूरत में चले गए, हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस की सूरत में, पीछे सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया। अच्छा, नेट रिएक्शन देखते हैं। नेट रिएक्शन क्या हुआ होगा? नेट रिएक्शन में जी आपके पास pH इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि H आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है। जब H आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है तो pH इंक्रीज हुई है। ठीक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड NaCl की कंसंट्रेशन, सोडियम इसमें क्लोराइड इस्तेमाल हुआ है, NaCl की कंसंट्रेशन जो है ये डिक्रीज हुई है, कम हुई है। ठीक है। अच्छा, सोडियम की कंसंट्रेशन ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी इसमें। ठीक है। नेट रिएक्शन, अगर नेट रिएक्शन की आप कारकर्दगी एफिशिएंसी देखना चाहते हो तो इसमें H पॉजिटिव आयन चूंकि रिड्यूस होकर चले गए हैं, निकल गए हैं, H आयन की मिकदार कम हो गई है, तो फिर आपको पता है कि pH इंक्रीज कर गई है, pH इंक्रीज कर गई है। NaCl में से Na पॉजिटिव जो है वो आपके पास वैसे ही है, लेकिन क्लोरीन गैस निकल गई है, इसलिए NaCl की कंसंट्रेशन ओवरऑल डिक्रीज करेगी। सोडियम की कंसंट्रेशन, सोडियम का कुछ नहीं हो, सोडियम एज इट इज है, तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ये जो अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है बेटा, ये कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की थी। किसकी? कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की। आइए अब हम डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, डाइल्यूट की। जब हम डाइल्यूट की पढ़ेंगे तो अब मामला बिल्कुल ही उल्ट हो जाएगा, कहानी सिरे से बदल जाएगी। तो बता रहा हूं, अब डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। किसकी? डाइल्यूट की हम पढ़ रहे हैं। तो अब कहानी सिरे से ही उल्ट जाएगी, बिल्कुल ही उसके मुखालिफ हो जाएगी। देखें, अब डाइल्यूट में कम मिकदार में हम सोडियम क्लोराइड हल किया है, तो सोडियम क्लोराइड जब पानी में हल करेंगे तो ये टूटेगा सोडियम आयन में प्लस क्लोराइड आयन में। इसी तरह वाटर लार्ज क्वांटिटी में ये H पॉजिटिव और OH में टूटेगा, और वाटर लार्ज क्वांटिटी में है। तो बेटा यहां पर नोट करेंगे कि नेरेस्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो उसकी पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है। जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो उसकी पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है, उसकी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है।
ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की ताकत बहुत ज्यादा होगी। अब इनमें से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। ये लार्ज क्वांटिटी में, इंतहाई ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इनकी पोटेंशियल इन दोनों की अपने अपने मुतलका आयन के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा हो गई है ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी। तो H पॉजिटिव सोडियम से पहले ही ज्यादा रिड्यूस होने की ताकत रखता था, लेकिन लार्ज क्वांटिटी की वजह से इसकी पोटेंशियल और ज्यादा हो गई है। अब यहां पर सीरीज नहीं चलेगी, अब सीरीज नहीं चलेगी, लार्ज क्वांटिटी की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं चलेगी लार्ज क्वांटिटी की बुनियाद पर। तो यहां पर OH ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा सलाहियत इख्तियार कर गया है लार्ज क्वांटिटी की वजह से। तो लार्ज क्वांटिटी की वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है बाय नेरेस्ट इक्वेशन, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं चलेगी। अब इनोड के ऊपर क्या होगा जी? इनोड के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सीरीज को देखें तो Cl ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की ताकत रखता है देन OH, लेकिन लार्ज क्वांटिटी की वजह से अब आपके पास OH की पावर ज्यादा हो गई है, ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा हो गई है, ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा हो जाती है बाय नेरेस्ट इक्वेशन। अब OH आएगा जी, ऑक्सीडाइज होगा। देखें पीछे कंसंट्रेटेड में हमने Cl को ऑक्सीडाइज करवाया था बाय कीप इन माइंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सामने रखते हुए। अब कहानी टोटल उल्ट है। अब हम लार्ज क्वांटिटी की बुनियाद पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने की बुनियाद पर OH को तरजीह दे रहे हैं। तो OH इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके OH, ठीक है, तो इस तरह का OH एक और OH, H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे, एक ऑक्सीजन। अब इस तरह की एक और ऑक्सीजन ले लें, आपके मिलकर ये ऑक्सीजन गैस खारिज होगी। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन बराबर करना चाहें तो अगर हम यहां पर 4 हाइड्रोक्सल लें तो 4 इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, यानी 4 हाइड्रोक्सल आपके पास न्यूट्रल आ गए। इनमें से 2 हाइड्रोक्सल ये हो गए और 2 हाइड्रोक्सल इनमें से ये हो गए। 4 में से 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो फिर इनमें से 3 हाइड्रोक्सल जो हैं, इनमें से ये वाले 2 और यहां से एक हाइड्रोजन आपके पास मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल खारिज कर देंगे। 2 हाइड्रोजन एटम वापस बच जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल खारिज कर रहे हैं, मिलकर हाइड्रोजन। इसी तरह आपके पास एट कैथोड के ऊपर बेटा, जैसे कि आपको बताया कि नेगेटिव होता है, क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। यहां पर H पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव में से कौन आएगा? H पॉजिटिव की रिड्यूस होने की ताकत पहले ही सोडियम से ज्यादा है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी की वजह से हमें पता है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और ज्यादा हो गई है, रिड्यूस होने की पावर और ज्यादा हो गई है। H पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन गेट करेगा, गेट करके हाइड्रोजन एटम यहां पर अगर 2 H पॉजिटिव ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की सूरत में खारिज हो रहे होंगे। अच्छा बेटा, अब यहां पर अगर ये कुछ एमसीक्यू आ जाते हैं जिसको हमने करना है, तो वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को खारिज करवाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 मोल इलेक्ट्रॉन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन को खारिज करवाने के लिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। और याद रखें 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है, यानी 4 फैराडे। अगर हमें आ जाए कि 1 मोल वाटर को डिस्चार्ज करवाने के लिए, 1 मोल वाटर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दरकार है, तो देखें कि 2 मोल वाटर बनाने के लिए हमारे पास 4 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार है। तो लाजमन बात है 1 मोल वाटर बनाने के लिए हमारे पास जो है ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार होंगे। कितने? 2 मोल। इसी तरह क्लोरीन को
खारिज करवाने के लिए भी हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन दरकार होंगे? क्लोराइड जो -1 है, एक एटम जब डिस्चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है, तो जब 2 मोल क्लोराइड आयन होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके 1 मोल क्लोराइड, 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। और हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल को, तो ये 2 मोल एच एटम, H पॉजिटिव 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेट करके रिड्यूस हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन को खारिज होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार होंगे। इनको याद रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात वो कह देता है 6 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्चार्ज होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? अगर आपको पता होगा एक मॉलिक्यूल के लिए कितने, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल कितने के बराबर है? 32 ग्राम के। इससे आप स्टेटमेंट बना लेंगे कि 32 ग्राम के लिए कितने दरकार है? 4 मोल। फिर एक के लिए निकाल लें, फिर आप ये जो है 6 ग्राम के लिए निकाल लें, यानी कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लगाएं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल को ग्राम में, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करके आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये याद रहना चाहिए कि 1 मोल ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 4। एक वाटर मॉलिक्यूल को डिस्चार्ज करने के लिए 2, क्लोरीन को डिस्चार्ज करने के लिए 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के 1 मोल मॉलिक्यूल को डिस्चार्ज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। ये आपके लिए MCQ जब बाज़ औक़ात आ जाता है कि जी इस गैस को खारिज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं। अब जी हम देखते हैं ओवरऑल नेट रिएक्शन। हमारे पास अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं 2H2O, उनमें से आपके पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल खारिज हो रहे हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल खारिज हो रहा है, और 2 मोल को डिस्चार्ज करवाने के लिए आपके पास कितने मोल दरकार है? 2। तो 1 मॉलिक्यूल को कितना दरकार होगा? 1। अब देखें जी, ये आपका नेट रिएक्शन है, और नेट रिएक्शन में जी अब आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर H और OH आयन की तादाद बराबर होती है, बराबर सतह पर ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसलिए नेट रिएक्शन pH इसकी सेम रहेगी, pH इसकी सेम रहेगी, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि पानी के आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं, मुसलसल डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब बात खत्म करते हैं जी कि डाइल्यूट NaCl की कहानी कंसंट्रेटेड NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से टोटल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी की वजह से ये जो आयंस लार्ज तादाद में दस्तयाब हैं, बाय नेरेस्ट इक्वेशन इनकी पोटेंशियल इंतहाई ज्यादा हो जाती है, ये सल्यूट की बजाय ये जाकर डिस्चार्ज होंगे। कंसंट्रेटेड में तो ये था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बुनियाद पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग बनाएंगे, लेकिन लार्ज क्वांटिटी की बुनियाद पर डाइल्यूट सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी की बुनियाद पर सॉल्वेंट को आप तरजीह देंगे और उसके आयंस डिस्चार्ज होंगे। टोटल कहानी डिफरेंट हो गई। आगे भी हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड विद Ag कैथोड। अब हम इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं जी, अब हम इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे विद Ag कैथोड। अच्छा बच्चों, अब यहां पर Ag कैथोड में अब सोडियम का जो सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट कंसंट्रेटेड कोई नहीं चलेगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है, अभी हम देख लेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस विद Ag कैथोड। अब इलेक्ट्रोड चेंज हो गया है, इनर्ट की बजाय Ag कैथोड आ गया है। एक साइड पर इनोड आपके पास प्लाटिनियम का है, दूसरी तरफ कैथोड Ag का है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था फैक्टर में जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी मौजूदगी में रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं और वो खुद हिस्सा लेते हैं। अब देखेंगे अगर हम हमारे पास NaCl है, ये टूटेगा सोडियम पॉजिटिव में और क्लोराइड नेगेटिव। इसी तरह ये आपके पास यहां पर और वाटर होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अच्छा, एट इनोड पर जी हमें पता है अब इनोड पॉजिटिव है, इस पर कौन से आयंस आएंगे? OH और Cl। अब यहां पर इसको हम कंसंट्रेटेड ही समझते हैं। NaCl जो आपके पास है ये कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड में आपके पास देखें किसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज्यादा है। ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल और नीचे से ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, Cl की ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है, तो यहां पर Cl आपके पास ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर दो Cl मिलकर क्लोरीन गैस खारिज होंगे। लेकिन एट कैथोड पर क्या होगा? ये तो इनोड था, इनोड प्लैटिनम का बना हुआ था, उस पर OH और Cl में से Cl की पावर ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की, ये ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस खारिज होगी, मामला खत्म। अब कैथोड पर आ जाएं, कैथोड आपके पास नेगेटिव है, रिडक्शन होगी। अब यहां पर रिडक्शन में आपके पास सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव है, इनमें से कौन आएगा? भाई जी इनमें से H पॉजिटिव की रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा है सोडियम की निस्बत, तो यहां पर Ag का रोल होगा। याद रखें कि Ag सोडियम के साथ मिलकर एक अमलगम बनाता है। अमलगम क्या होता है जी? हम जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल। तो यहां पर जो Ag है वो सोडियम इसकी तरफ अट्रैक्ट करके आएगा, इलेक्ट्रॉन गेट करके सोडियम सॉलिड बन जाएगा और सोडियम सॉलिड जो है Ag के साथ मिलकर जो है ये अमलगम बनाएगा, क्योंकि सोडियम जो है Ag के अंदर हाईली सॉल्युबल है। अब Ag की वजह से सोडियम यहां पर डिस्चार्ज होगा, Ag की वजह से यहां सोडियम डिस्चार्ज। अब ये देखिए कि एक्टिव जो इलेक्ट्रोड है उसका रोल आ चुका है। हालांकि देखें यहां पर H पॉजिटिव की रिड्यूस होने की ताकत सोडियम से ज्यादा है, H पॉजिटिव की रिड्यूस होने की ताकत सोडियम से ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या होगा? एक्टिव कैथोड है आपके पास Ag, उसकी तरफ सोडियम आएगा, जल्दी से रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर Ag के साथ मिलकर अमलगम बनाएगा, क्योंकि सोडियम और सोडियम जो है Ag के अंदर हाईली सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट करके ये होगा। अब देखिए ये आपके पास Ag का आ गया। अब ये तो हो गया सिर्फ कैथोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं विद Ag इलेक्ट्रोड्स, टोटल Ag इलेक्ट्रोड्स आ जाए, टोटल Ag इलेक्ट्रोड्स आ जाए जी। अब सोडियम, अब यहां पर Ag इलेक्ट्रोड्स के साथ कोई जरूरत नहीं है कि सोडियम हमने कंसंट्रेटेड लेना है, डाइल्यूट लेना है, मार्कर ले लूं, डाइल्यूट लेना है, कंसंट्रेटेड लेना है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि Ag की मौजूदगी में तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, Ag खुद हिस्सा लेगा। अब देखें जी, सोडियम क्लोराइड एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं Ag इलेक्ट्रोड्स के साथ। सोडियम क्लोराइड सोडियम पॉजिटिव में टूटा, क्लोराइड नेगेटिव में, H2O H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। अब मामला खत्म है, क्योंकि अब Ag इलेक्ट्रोड्स हैं। Ag एक एक्टिव मेटल है, इसी तरह के एक्टिव मेटल कॉपर, जिंक या Fe अगर इलेक्ट्रोड्स बने हों तो इन इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, ये खुद पार्टिसिपेट करते हैं। अब जरा हम देख लें
कि कैसे ये होता है। अब जरा गौर करें, एट इनोड, एट कैथोड। इनोड हमें पता है क्या होगा जी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड नेगेटिव रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने लिख लेना है। अब जरा गौर करें जी, इनोड पॉजिटिव है, इसकी तरफ कौन आने की कोशिश करेगा, OHCl। आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि OH और Cl की निस्बत Ag का ऑर्डर ऊपर है, ऑक्सीडाइज होने की ताकत ज्यादा है, ऑक्सीडाइज होने की ताकत ज्यादा है, एक्टिव मेटल है, ऑक्सीडाइज होने की ताकत ज्यादा है। तो देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस विद Ag इलेक्ट्रोड्स। ये जो एक्टिव मेटल्स होती हैं Ag, आयरन, कॉपर, जिंक, इनकी मौजूदगी में बकाया तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद एक्टिव है, खुद ज्यादा रिड्यूस ऑक्सीडाइज होने की पावर रखती हैं, ज्यादा ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की पावर रखते हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रोड्स खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब NaCl डाइल्यूट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, सारी कहानी खत्म, सारी खत्म। ना सॉल्वेंट के मालिक्यूल, सॉल्वेंट के जो आयंस हैं, इनकी कहानी खत्म, बिल्कुल सारी कहानी खत्म। अब Ag के साथ देखते हैं जी, हालांकि सोडियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है कंसंट्रेटेड, और वाटर के भी आयंस मौजूद हैं, लेकिन जबकि Ag के इलेक्ट्रोड्स हैं इनोड पर, जो Ag के एटम है ये खुद ही इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके एज ए Ag पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में शामिल होते जाएंगे। यहाँ पर शामिल होंगे, ये Ag का इलेक्ट्रोड खुद एक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा और Ag पॉजिटिव, और कैथोड पर Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेट करके जो है ये Ag सॉलिड के साथ शामिल होते जाएंगे। यहां देखें, ये जो Ag का इनोड है, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे, इसके एटम यहां से Ag पॉजिटिव में शामिल होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे, Ag पॉजिटिव में शामिल होते जाएंगे, और कैथोड पर Ag पॉजिटिव जाकर इलेक्ट्रॉन गेट करके इसका पार्ट बनते जाएंगे, इसका पार्ट। कुछ टाइम के बाद जो इनोड है ये आपके पास तकरीबन बहुत ज्यादा खत्म हो चुका होगा, और इसमें से जो इंप्योरिटीज हैं वो नीचे यहां जमा हो जाएंगी, और इसको हम कहते हैं इनोड मड, इनोड मड, इनोड इंप्योरिटीज। और जो कैथोड है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर Ag के एटम, Ag के पॉजिटिव आयन यहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेट करके इसका पार्ट बनते जाएंगे, ये ज्यादा होता जाएगा। कुछ टाइम के बाद इनोड बहुत हद तक रिड्यूस वेट में हो चुका होगा, वजह इससे एटम्स जो हैं वो टूटेंगे, एटम इलेक्ट्रॉन छोड़कर एज ए Ag पॉजिटिव आयन यहां जाएंगे सॉल्यूशन में, और यही Ag पॉजिटिव आयन ये जो कैथोड है इसके ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन गेट करके एज ए Ag एटम शामिल होते जाएंगे, और कैथोड बड़ा हो जाएगा, कैथोड बड़ा, और ये रिड्यूस, और नीचे जो इंप्योरिटीज गिरेंगी, जमा हो जाएंगी, इसे इनोड मड कहते हैं। तो आज लास्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हुआ विद एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड Ag हो, आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, इनकी मौजूदगी में सल्यूट सॉल्वेंट के तमाम रिएक्शन स्टॉप ये खुद ही हिस्सा लेते हैं, खुद ही ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद ही रिड्यूस होते हैं, इनके ऑक्सीडाइज होने की पावर भी ज्यादा होती है, रिड्यूस होने की पावर भी ज्यादा होती है, इनके अपने इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व होते हैं, इनकी अपनी स्टोरी, अपनी कहानी होती है, जिस तरह के हमने Ag के केस में इलेक्ट्रोड्स में देखा। अब जी आगे इलेक्ट्रोलिसिस के दो इंपोर्टेंस में बताता जाऊं, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। तो आज का लेक्चर इंतहाई मुफीद और पायदार आपको मिल रहा है, तो नोट करें बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में भी इस्तेमाल होती है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब होता क्या है कि जैसे आप मिसाल के तौर पर कॉपर को रिफाइन करना चाहें, तो इसमें क्या होगा जी, जिसको आपने रिफाइन करना है उसका इनोड बना दें, और जो प्योर मेटल है प्योर का कैथोड बना दें। अब ये कॉपर है, ये इम्प्योर है, ठीक है, ये कैथोड है, ये प्योर है, ठीक है, ये बैटरी से हम जोड़ रहे हैं इसको। क्या होगा, इम्प्योर में
आपके पास इनोड पर ये जो कॉपर होगा ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव एक्वस में शामिल होता जाएगा और कैथोड पर जाकर एट कैथोड पर जाकर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गेट करके तो एज ए सॉलिड इसका पार्ट बनता जाएगा। ठीक है, और कुछ अरसे के बाद ये आपके पास खत्म हो जाएगा तकरीबन, और नीचे इंप्योरिटीज गिर जाएंगी जिसको हम इनोड मड कहते हैं, और ये आपके पास बड़ा हो जाएगा। इस तरह प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी की जाती है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कैसे करते हैं? विद इलेक्ट्रोलिसिस। जिसको आपने रिफाइन करना हो उसको यहां पर कैथोड बना देते हैं। कैथोड ये इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर है मेटल आपके पास, ये प्योर है कैथोड। फिर बैटरी से जोड़ देते हैं। इनोड पर जो इम्प्योर होती है उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके एज ए पॉजिटिव सोल्यूशन में शामिल होते रहते हैं, सोल्यूशन में शामिल, और यहां पर प्योरिटीज नीचे गिरती रहती हैं, इसे हम इनोड मड कहते हैं। अब कैथोड पर यही पॉजिटिव जाकर इलेक्ट्रॉन गेट करके इसका हिस्सा बनते जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद इनोड तकरीबन खत्म होने के हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है। ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऐसे की जाती है। और इसी तरह इलेक्ट्रोप्लॉटिंग भी की जाती है। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग खास तौर पर लेडीज के लिए तो ये है कि उनको अगर कॉपर के झुमके दे दिए जाएं, उन पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, तो वो कैसे होता है? वो ऐसे इलेक्ट्रोप्लॉटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए तह चढ़ाना। अब जिसकी आपने तह चढ़ानी है, मसलन आयरन AU ले लें, सोना, और जिसके ऊपर चढ़ानी है उसको कैथोड बना लें, जिसकी चढ़ानी है उसको एनोड बना लें। तो यहां पर देखें, सोना अपने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा एज ए AU पॉजिटिव, और जिस पर आपने चढ़ानी है, मसलन ये मेरे पास कॉपर था, कॉपर के ऊपर जाकर ये वहां पर AU पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेट करके इसके ऊपर जमा होता जाएगा सॉलिड के तौर पर। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग इलेक्ट्रिसिटी के जरिए तह चढ़ानी। किसके जरिए? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। किस तरह तह चढ़ाई जाती है जी? आपने जिसकी तह चढ़ानी है, जिसकी आपने ऊपर लेयर चढ़ानी है, उसको एनोड बना लें, और जिस पर चढ़ानी है उसको कैथोड बना लें। तो आप यहां पर जो एनोड होगा उससे एटम उतरेंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे, एज ए पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में शामिल हो जाएंगे। और सपोज करें ये कॉपर मैंने कैथोड बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर जाकर ये आपके पास गोल्ड के आयन इलेक्ट्रॉन गेट करके इसके ऊपर जमा होते जाएंगे, इसके ऊपर आपके पास गोल्ड की लेयर चढ़ जाएगी। तो बेटा इसके साथ देखें, इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारी जो फायदे हैं, आप इसके जरिए रिफाइनिंग मेटल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कर सकते हैं, सोडियम गेट कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आपने नोट किया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस पर बहुत ही अच्छी और कीमती वीडियोस लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।